नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे रायपुर से बड़ी खबर की। बस्तर कांकेर दौरे के लिए रवाना हुए सीएम भूपेश बघेल, जहां मां दंतेश्वरी माता मंदिर में टेकेंगे मत्था। मुरिया दरबार कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। सी मार्ट का सीएम करेंगे अवलोकन। लोहांडीगुड़ा में इमली प्रसंस्करण यूनिट का करेंगे उद्घाटन। कांकेर में लघु धान्य प्रसंस्करण इकाई का करेंगे लोकार्पण। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हुए। लोहांडीगुड़ा में इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन करेंगे सीएम भूपेश बघेल। प्रमुख काम तो मुरिया दरबार का है, जो पूरे बस्तर ऐतिहासिक दशहरा जो महीनों चलता है। अब मुरिया दरबार लगेगा, इसके बाद धीरे धीरे सब जितने भी मुखिया हैं वो सब अपने देवी देवता को लेके वापस जाएंगे। तो मुरिया दरबार दशहरा महोत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें पूरे बस्तर के प्रमुख लोग एकत्रित होते हैं और आगे की रूपरेखा के बारे में। उसके साथ साथ इमली के एक प्लांट, जिसमें उसको वैल्यू एडिशन होगा, वही प्लांट लग रहा है इमली पेस्ट बनाने का। तो दूसरा कांकेर में मिलेट्स का सबसे बड़ा मिल भारत का, उसकी शुरुआत होगी। और चलिए सीधे रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ममता लांजीवार लाइव जुड़ गई हैं। ममता, बस्तर कांकेर दौरे के लिए सीएम भूपेश बघेल रवाना हुए, क्या कुछ तय कार्यक्रम है, विस्तार से बताएं। देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जगदलपुर रवाना हो गए हैं और 11:15 बजे करीबन मां दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद में सिरहा सार भवन में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद जननायक झाड़ा सिरहा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होने के बाद विभिन्न समाजों को भूमि आवंटित करेंगे। मुरिया जो दरबार है वो खासतौर पर अपने आप में सभी के लिए एक दिलचस्पी और एक तरह से कहें कि आकर्षण का केंद्र तो होता ही है, और साथ ही अगर हम बात करें तो आदिवासी समाज के लिए काफी श्रद्धा का विषय होता है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री दोपहर 1 बजे के 12:55 बजे सी मार्ट का अवलोकन करेंगे। सी मार्ट में जो है किस तरह से जो है बस्तर के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट सामने आ रहे हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। करीबन 1:50 पे लालबाग में पीटीएस में बस्तर फाइटर्स के जो नवनियुक्त आरक्षक हैं उनसे भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, क्या परेशानियां हैं, किस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग पूरी की, इन तमाम इश्यूओं पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद में करीबन 2:15 बजे वो जगदलपुर एयरपोर्ट से ग्राम धूरा गांव पहुंचेंगे और यहां पर इमली प्रसंस्करण यूनिट का उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी सौगात इसे कह सकते हैं, क्योंकि बस्तर में सबसे ज्यादा जो है वो इमली का उत्पादन होता है और बस्तर की इमली अगर हम बात करें न केवल वहां के लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है और इसके साथ ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी इसे भेजा जाता है, जिससे जहां पर बस्तर की इमली खासतौर पे फेमस है। इसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर के नाथिया नवा गांव में लघु धान्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन इकाई का लोकार्पण करेंगे और इसके बाद वहां पे जो गतिविधियां हैं जो संचालित होती है उसका उद्घाटन करेंगे। एक बड़ी संख्या में हम कहें कि लोग आर्थिक रूप से जो है वो विकास एक तरह से कहें कि उस पूरे इलाके का इसके जरिए देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। और विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किसानों से भी भेंट मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे कि सरकार की जो ग्राम स्वराज योजना है, नरवा गरवा घुरा बाड़ी, इसको किस तरीके से उस पूरे इलाके में डेवलप किया गया और उसके क्या फायदे मिले हैं। स्व सहायता समूह जो है वो कितने तैयार हुए हैं, उनको किस तरीके से फायदा मिल रहा है। और गोधन न्याय योजना से लेकर राजीव किसान न्याय योजना, इन तमाम चीजों का किस तरीके से वहां के जो किसान हैं वो उससे लाभान्वित हुए हैं, उनका जीवन जो है वो किस तरीके से बदला है, आर्थिक रूप से कितने वो उन्नत हुए हैं। और शाम को करीबन 5:10 पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आएंगे। अभी रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री ने अलग अलग विषयों पर बात की। उन्होंने ये भी बताया कि जो मुरिया दरबार कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके साथ ही बीजेपी की बैठक पर भी इस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि बहुत से नेताओं को
बुलाया ही नहीं गया है और भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अविश्वास का वातावरण बना हुआ है, भले ही कोशिश कितनी भी कर लें। रमन सिंह के छत्तीसगढ़ के रहने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि रमन सिंह ने कहा कि मैं छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहता हूं। उस वक्त ये बयान आया जब ये कहा जा रहा था लगातार, जब वो दिल्ली गए थे, हालांकि स्वास्थ्य गत कारणों से वो गए थे कि वो उन्हें राज्यपाल कहीं का बनाया जा सकता है, उसी के लिए बुलाया गया है। इसके बाद रमन सिंह का बयान आया था कि वो छत्तीसगढ़ में ही रहना चाहते हैं। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा कि रमन सिंह अच्छी तरह से जानते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मतलब साफ एक उन्होंने इशारा किया कि कोई भी हाईकमान जो है उन पर किसी भी तरीके की कोई बड़ी जवाबदेही या जिम्मेदारी देने के लायक नहीं समझता है। और इसके साथ ही बीजेपी ने जो लॉ एंड ऑर्डर्स पे जो सवाल उठाए थे उस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी के समय बेटे के लिए लॉ एंड ऑर्डर कुछ और होते थे और किसी और के लिए कुछ और, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए बराबर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ममता तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से ये तमाम बातें सीएम भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान कही। तो वही बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां दुर्गा विसर्जन झांकी में जमकर पथराव हुआ। डीजे और कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई, लोगों से भी मारपीट की गई। विसर्जन में शामिल 2 ग्रुप आपस में भिड़ गए, युवकों ने जमकर उत्पात मचाया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सदर बाजार का ये पूरा मामला सामने आया है। और आप अक्सर ये देखिए कि जब भी दुर्गा विसर्जन के दौरान भीड़ इकट्ठा होती है तो कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है, और ये पूरा विवाद दुर्गा विसर्जन झांकी के दौरान देखने को मिला। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विनोद कुशवाहा जुड़ गए हैं। विनोद, आज जमकर उत्पात देखा गया कल देर रात दुर्गा विसर्जन के दौरान। देखिए, 2 साल बाद चूंकि कोरोना था और 2 साल के बाद एक बार फिर से त्योहार जो है वो मनाया जा रहा था, और यही वजह कि कहीं पर भी पुलिस की सक्रियता नजर नहीं आई। जिस सख्त लहजे में पुलिस को रहना चाहिए था त्योहार के दौरान, जिस तरह की सख्ती करनी चाहिए थी, वैसा कुछ दिखाई नहीं दिया। दशहरे से एक दिन पहले और दशहरे के दूसरे दिन झांकी विसर्जन जब होता है, दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन होता है, उस समय जमकर विवाद की स्थिति जो है जगह जगह पर देखी गई। और ये घटना का जो वीडियो सामने आया है ये सदर बाजार इलाके का है, और बताया जा रहा है कि 2 समितियों में विवाद आगे और पीछे ले जाने को हुआ था, दुर्गा प्रतिमा ले जाने को लेकर के। और विवाद ने इस तरह से उग्र रूप धारण कर लिया, तो पहले तो वहां पर पत्थरबाजी होती रही, और फिर एक गुट जो है वो लाठी डंडे लेकर के वहां पर पहुंच गया और काफी ज्यादा लाठी डंडे बरसाए। जो आसपास लोग खड़े थे, अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था, दहशत का माहौल पैदा हो गया था, और करीबन घंटे भर तक पुलिस जो है वो नदारत रही। बाद में जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तो वहां पर तनाव को कम करने के लिए पुलिस बल मौके पर पहुंचा। तो ऐसी स्थिति जो है 2-3 साल पहले भी निर्मित हुई थी इसी इलाके में, जब पुलिस को लाठीचार्ज की नौबत भी वहां पर करनी पड़ी थी। तो ये परिस्थितियां इस बार त्योहार में लगातार देखने को मिली है कि पुलिस की जो सक्रियता है वो खासतौर पर त्योहार में नजर नहीं आई, और इस तरह के विवाद जो है वो सामने आते रहे। दिनों जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से 2 साल बाद जब मौका मिला त्योहार मनाने का तो उपद्रव की तस्वीरें भी सामने आई हैं। देर रात विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में उपद्रव हुआ, ग्रुप आपस में भिड़ गए, एक दूसरे पर वार किया, कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं। धमतरी से बड़ी खबर है, जहां पर मजार से टकराया ट्रक। जी हां, मजार का बड़ा हिस्सा टूटा। बीती रात शहर में हुआ हादसा। कोतवाली पुलिस ने ट्रक को किया जब्त। शहर के घड़ी चौक पर है मजार, जहां पर ट्रक तेज रफ्तार से आकर भिड़ गया और मजार का एक बड़ा हिस्सा टूट गया। इस दौरान कुछ हंगामे के आसार भी बने। आप ये देखिए, मजार में ट्रक भिड़ गया। ये कैसे घटनाक्रम पूरा हुआ है, जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन मजार का एक हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ है। संवाददाता अभिषेक पांडे जुड़ गया। अभिषेक, आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? क्या मजार नजर नहीं आई ड्राइवर को? अरे घटना रात की है और ये NH है, रात के समय ट्रैफिक कम होता है। ये जो भारी वाहन है वो काफी तेज रफ्तार चलते हैं। जिस जगह पर एक घटना हुई है वहां पर 90 डिग्री का टर्न है रेनू, तो इस समय गाड़ी की रफ्तार काफी धीमी करनी पड़ती। तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ड्राइवर ने काफी तेज रफ्तार में गाड़ी मोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन वो सही ढंग से मोड़ नहीं पाया और ये घटना घट गई। और आपको बता दूं ये मजार भी है जो रोड से बिल्कुल लगा हुआ है, चिपका हुआ है, तो काफी वहां पर सावधानी से गाड़ियां निकालने की जरूरत पड़ती है। कहीं ना कहीं ड्राइवर की ये चूक है, गलती है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। रिनो जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। आप लगातार जुड़े रहें, आगे भी अभी आपसे जानकारी लेंगे। तो इस तरीके से जैसा अभिषेक बता रहे हैं कि एक बड़ा टर्न आता है, इस दौरान गाड़ी को धीमी रफ्तार करनी होती है, लेकिन देर रात का मामला है। ट्रक ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं और इस दौरान यह हादसा हुआ है। तो वहीं धमतरी से एक और अहम खबर, खराब सड़क को लेकर 23 गांव के लोगों ने आंदोलन करेंगे और आज स्टेट हाईवे जाम करने का ऐलान किया गया है। कई साल से सड़कें खराब हैं, शिकायतों के बाद भी मरम्मत नहीं हुई है। रेत हाईवा के कारण बर्बाद हुई 23 गांवों की सड़कें। तो वहीं प्रधानमंत्री
23 गांवों की प्रधानमंत्री सड़क की जो हालत है वो आप देखेंगे तो अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से लोग परेशानियों का सामना करते हैं। खबर धमतरी से है। शिकायतों के बाद भी कोई मरम्मत का काम नहीं हुआ है। खराब सड़क को लेकर 23 गांव के लोग आज आंदोलन करने वाले हैं। संवाददाता अभिषेक लगातार जुड़े। अभिषेक, 23 गांव के लोग आज आंदोलन करेंगे। कई सालों से सड़कें खराब है, क्या कोई सुनवाई नहीं हुई इस पर? यही कारण है कि सुनवाई नहीं हो रही रीनू। लंबे समय से समस्या बनी हुई है। मैं आपको बता दूं कि पूरे जो 23 गांव है महानदी के तट पे बने हुए गांव हैं। सभी गांवों में रेत की खदानें हैं और उनके आसपास के गांव में खदानें हैं। और इन गांवों को जो शहर से सड़कें जोड़ती हैं वो पूरी प्रधानमंत्री सड़कें हैं। प्रधानमंत्री सड़कों का जो क्षमता होती है वो केवल 8 टन की होती है। 8 टन का भार भी कह सकते हैं वो। लेकिन जो रेत हाईवा चलती है वो करीब करीब 40 टन वजन की होती है और रोजाना सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां उस रोड से आती जाती हैं। स्वाभाविक है वो रोड उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही, सह नहीं पा रही और पूरी की पूरी सड़कें जो हैं 23 गांव को जोड़ने वाली पूरी की पूरी खराब हो चुकी हैं। खराब सड़कों के कारण लोग परेशान हैं, कीचड़ गड्ढों से परेशान है। स्कूली बच्चे आते जाते हैं, हादसों का शिकार होते हैं, घायल होते हैं, कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। और इसी कारण लोगों में आक्रोश है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है और करीब कई सालों से सड़कें खराब हैं। अब जब कोई बात नहीं बन रही तो ग्रामीणों ने ये फैसला किया, 23 गांवों ने मिलकर एक साथ की अब इसे आंदोलन का रूप देंगे, भारी वाहनों को खुद रोकेंगे और जब तक सड़क बनने की स्वीकृति शासन से पास नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन इनका जारी रहेगा। और आज इसी सिलसिले में एक बड़ा प्रदर्शन है, चक्का जाम करने की तैयारी है। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका अभिषेक जानकारी के लिए। तो एक बड़ा प्रदर्शन, चक्का जाम करने की तैयारी 23 गांव के ग्रामीण कर रहे हैं और आप ये देखिए कि सड़कें खराब होने की वजह से कई बार जरूरी कामकाज के चलते भी इनको आने जाने में परेशानी होती है। मुंगेली से बड़ी खबर है। बाल संप्रेषण गृह में बच्चे की मौत का मामला सामने आया। कलेक्टर राहुल देव ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए। एसडीएम की टीम करेगी बारीकी से जांच। जहां सीसीटीवी की ली जा रही मदद। 14 साल के बच्चे ने बाल गृह के बाथरूम में फांसी लगाई थी। तो खबर मुंगेली से है। बाल संप्रेषण गृह में बच्चे की मौत का मामला सामने आया। कलेक्टर राहुल देव ने मजिस्ट्रियल जांच का आदेश दिए। एसडीएम की टीम बारीकी से जांच करेगी। सीसीटीवी की ली जा रही है मदद। 14 साल के बच्चे ने बाल गृह के बाथरूम में फांसी लगाई थी। ये फांसी क्यों लगाई गई है, क्या कारण है, पूरा मामला जांच का विषय बना हुआ है। बाल संप्रेषण गृह का पूरा मामला है जहां बच्चे की मौत के बाद हड़कंप की स्थिति है। कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे मुंगेली से। संवाददाता प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत, आखिर कारण क्या है? कुछ बात सामने आई कि आखिरकार 14 साल के बच्चे ने आत्महत्या क्यों कर ली? जी ऋतु, मैं बता दूं ये पूरी घटना मुंगेली जिला बाल संप्रेषण गृह का है, जहां कल एक बालक के फांसी पर लटकी मिली लाश के बाद से हड़कंप मचा है। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके बाद कलेक्टर सहित जो सभी अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने देखा कि जो बाल संप्रेषण गृह है उसका जो बाथरूम है वहां फांसी पर ये जो 14 साल का बालक है, जो कि कुछ दिन पहले ही बिलासपुर से यहाँ शिफ्ट किया गया था और उसकी लाश मिली है, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मैं बता दूं कि जो ये बालक है वो चोरी के मामले का आरोपी था और उसके चलते वो बिलासपुर पहले था वहाँ बाल संप्रेषण गृह में, क्योंकि यहाँ सेल होने के कारण यहाँ लाया गया था और उसकी लाश मिली है, जिसके बाद से देखने को ये मिल रहा है कि जो वहाँ प्रबंधन है उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। साथ ही कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बनाई है जो पूरे मामले का जांच करेगी। साथ ही सीसीटीवी की मदद ली जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी है कि जो 14 साल के इस बालक को ऐसा प्राणघातक कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। ये पूरी जो है वो जांच का विषय है। वहीं प्रबंधन समिति पर जो वहाँ है उसके ऊपर भी जांच के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही है। जी ऋतु। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रशांत। तो इस तरीके की परिस्थितियां क्यों बन रही है ये भी सवाल खड़े होते हैं। 14 साल के बच्चे ने बाथरूम में फांसी लगा ली। पूरा मामला भी जांच का विषय बना हुआ है, लगातार जांच चल रही है। अगली अहम खबर का अब हम रुख करेंगे, बात करेंगे कवर्धा से बड़ी खबर की। तमिलनाडु में 4 श्रमिकों को बंधक बनाने का मामला सामने आया। छत्तीसगढ़ वापसी के लिए बनी 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम, जहां कलेक्टर ने 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई। राजस्व, श्रम, बाल संरक्षण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तमिलनाडु के करूर जिले में 4 श्रमिक बंधक हैं। तो तमिलनाडु के करूर जिले में 4 श्रमिक बंधक हैं। राजस्व, श्रम, बाल संरक्षण और पुलिस विभाग की टीम मामले में जुटी हुई है जांच करने के लिए। तमिलनाडु के करूर जिले में 4 श्रमिकों को छुड़ाने के प्रयास लगातार जारी हैं।
तो कलेक्टर ने 5 सदस्यीय अधिकारियों की टीम बनाई। राजस्व, श्रम, बाल संरक्षण और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाई गई है। तमिलनाडु के करूर जिले में 4 श्रमिक बंधक बनाए गए हैं। चिरमिरी से बड़ी खबर। चिरमिरी में अश्लील डांस का मामला सामने आया। अश्लील डांस मामले में सियासत तेज हो गई है। भाजपा नेता गौरी शंकर अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ मिश्रा का आया बयान, कहा राजधानी में बैठक कर राजनीति कर रहे भाजपा नेता किसी डांसर पर पैसे उड़ाने का साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे भाजपा। खड़गवा में हुए रावण दहन कार्यक्रम में वीडियो सामने आया था। महिलाओं को बार बाला कहना अहंकार भरा बयान। कार्यक्रम में विधायक विनय जायसवाल थे मौजूद। पूर्व विधायक श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद थे। गौरी शंकर श्रीवास जी ने कांग्रेस नेताओं पर नृत्य करती युवतियों के ऊपर पैसों की बारिश करने की बात कही है। मैं उनको आप सभी के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि यदि उनके पास कोई ऐसा साक्ष्य है जिसमें कांग्रेस का कोई नेता किसी युवतियों पर पैसों की बारिश करता दिख रहा हो तो वह उस साक्ष्य को सभी लोगों के बीच लाएं। रही बात उस कार्यक्रम की, तो खड़गवा जनपद पंचायत के प्रांगण में कार्यक्रम था। उसमें सत्ता दल के नेताओं के साथ, वर्तमान विधायक के साथ भाजपा के पूर्व विधायक भी उपस्थित थे, भाजपा के कई नेता भी उपस्थित थे। यदि वह कहते हैं कि उस कार्यक्रम में अश्लीलता परोसी जा रही थी तो क्या उनके पार्टी के लोग उस कार्यक्रम में आंख बंद करके बैठे थे? भाजपा के नेताओं को राजधानी रायपुर में बैठकर क्षेत्र की राजनीति नहीं करनी चाहिए। यहाँ के स्थानीय नेताओं से पहले राय शुमारी करनी चाहिए, उसके बाद कोई बयान जारी करना चाहिए। तो सुना आपने, बार बालाओं के डांस करने का ये पूरा मामला है। अश्लील डांस मामले में सियासत तेज हो गई है और आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सीधे रुक करेंगे। ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ संजय जी जुड़ गए हैं। संजय श्रीवास्तव जी, आज आप भाजपा से हैं। संजय जी, ये पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से अश्लील डांस हो रहा है, इस पर सियासत भी हो रही। भाजपा नेता गौरी शंकर अग्रवाल के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार भी किया। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जैसा कार्यक्रम हो, जैसे इस तरह के कार्यक्रमों में कृत हुआ है, लगभग उसी तरीके से कांग्रेस के नेता की सफाई आ रही है। मुझे लगता है केवल व्यक्ति के शामिल होने का विषय नहीं है। अच्छा। आखिर प्रदेश के अंदर में इस तरह के आयोजनों को अनुमति क्यों दी जाती है? और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर पुलिस के जो फोटोज वायरल हुई हैं, जो समाचार पत्रों में आया है, कि उसमें पुलिस भी वहां पर बैठी है। 2 पुलिस के सिपाही वहां पर दिखाई दे रहे हैं, वर्दी में दिखाई दे रहे हैं। अर्थात किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। तमाम प्रकार के आदेश निकालते हैं, कैसा है, अनुमति लेना है, ये है वो है, तमाम प्रकार के 6 पन्नों का अभी बीच में निकाला था राज्य शासन ने। बावजूद इस तरह का कृत्य हो रहा है। मैं सीधे तौर पर बहुत ज्यादा विषय नहीं कि हाँ भाई कौन शामिल हुआ कौन नहीं हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ है, लेकिन आखिर आज तक इस तरह के आयोजन क्यों हो रहे हैं? दुर्ग के अंदर में जिस तरीके की साधुओं के साथ में हुई, दुर्ग के अंदर में आज समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि जो देवा गैंग जो पकड़ाया है, जो रैकेट चल रहे हैं ये सब बुकीज वगैरह के, उसमें 80% लोग दुर्ग के लेके हैं। तो ये स्थिति है कि कहीं ना कहीं संरक्षण है, सरकार का संरक्षण है। और मेरा खुला आरोप है कि सरकार के संरक्षण में इस तरह की चीजें हो रही है जो नहीं होना चाहिए। एक आध प्रकरण में हम हल्ला मचाएंगे, एक आध प्रकरण में हम ये करेंगे, हम किसी को टारगेट नहीं करना चाहते, लेकिन आखिर संस्कृति की बात करते हो, भौरे, गिल्ली डंडा, दुनिया भर का नाटक नौटंकी, और आखिर पर्दे के पीछे क्या हो रहा है? सवाल इस बात का है। तो मुझे लगता है इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज तमाम प्रकार के किसी भी प्रकार के कोई लॉ एंड ऑर्डर से लेकर किसी प्रकार की कहीं कोई बंदिशें नहीं दिखाई दे रही है। जिसको जो स्थिति है वो कर रहा है, शासन प्रशासन केवल उस पर लीपापोती करने का काम कर रहा है। कुल मिलाकर इस तरह के कृत्यों का संरक्षण। अच्छा, उनका ये भी कहना है संजय जी कि डांसर पर पैसे उड़ाने का साक्ष्य प्रस्तुत करे, जो आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने शुरुआत अपनी बात से कही, जब आपको बेशर्मी कर रहा है तो आप तमाम प्रकार के साक्ष्य मांग रहे हैं। आप प्रदेश में शासन में है, आपको स्वयं इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि इस तरह की घटना कौन उड़ाया, क्या उड़ाया, नहीं उड़ाया, इस पे विषय नहीं है। विषय ये है कि प्रदेश के अंदर में यदि इस तरह की चीजें हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और बुकी जो पकड़ा है उसका भी देना है क्या साक्ष्य? पेपर पेन में आ गया है कि 80% लोग दुर्ग जिले के अंतर्गत ये दुबई से लेके जो कर रहे हैं तमाम प्रकार के, वो तो समाचार पत्रों में छप गया है। तो अच्छा, ये भी जानकारी तो साफ तौर पर है कि ऐसे आयोजन कोई आज से नहीं हो रहे हैं, बहुत समय से ऐसे आयोजन होते जा रहे हैं। नहीं, देखिए, आयोजन हो, लेकिन आयोजनों में अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। फिल्में आती है बॉलीवुड की, पिक्चरें रोज लोग देखते हैं, लेकिन जब अश्लीलता होती है, कोई गलत दृश्य आते हैं, तब उस पर हल्ला होता है। मैं ये कह रहा हूँ, इसी प्रकार के आयोजन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग संस्कृति होती है, लेकिन आज के स्थिति में यदि वर्तमान पीढ़ी और ये सब चीजों को अपने
संस्कृति को ठीक रखना है तो इस तरह की चीजों की बिल्कुल अनुमति नहीं होना चाहिए कि जी। वहां पर कोई महिलाएं डांस करे, उस पर पैसे उड़ाए जाए, कोई भी व्यक्ति हो। बिल्कुल बात बिल्कुल ये है। बिल्कुल सही बात है कि फुहर पर नहीं होना चाहिए इस तरीके का आयोजन हो, ताकि वो सभ्य समाज का भी एक झलक पेश करे, ना कि इस तरीके से फुहरता भरी प्रदर्शनी लगाएं। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए संजय जी, तमाम बातचीत करने के लिए। तो देखिए कि आरोप प्रत्यारोप तो लगे रहे, हालांकि इस तरीके के जो आयोजन है वो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, जिन पर रोक अभी तक फिलहाल नहीं लग पाई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।